हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय डैट सर पे। लास्ट क्लास तक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्लेंडरनेस रेशियो और इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर। तो उसमें जो हम लोग इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर डिस्कस किए थे वो आपको वैलिड हो रहा था सारे कॉम्प्रेशन मेंबर्स बट अदर देन आपको स्ट्रट्स, जो खासकर एंगल स्ट्रट्स। अगर हम लोग स्ट्रट के जगह पे एंगल यूज करेंगे तो उसके लिए जो आपका इफेक्टिव लेंथ होता है वो थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी आपके कॉम्प्रेशन मेंबर्स हैं या फिर आप ट्रसेस में अगर आप चैनल या आई सेक्शन यूज करते हैं तो वो सारे के लिए आपको जो इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट होता है वो आपको जो हम लोग लास्ट क्लास में टेबल डिस्कस किए थे वो उससे होता है। अब जब हम लोग स्ट्रट में पार्टिकुलरली जब हम लोग एंगल यूज करते हैं तो एंगल क्यों यूज करते हैं? एंगल यूज होता है हर उस जगह पे जहां पे आपको लोड जो है वो बहुत हाई नहीं होता है, मॉडरेट लोडिंग कंडीशंस होता है या लाइट लोडिंग कंडीशंस होता है, वहां हम लोग एंगल यूज करते हैं। लेकिन अगर लोड्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो उस केस में हम लोग वहां पे चैनल सेक्शन या फिर आई सेक्शन भी यूज करते हैं ट्रस सिस्टम में। तो अब जब हम लोग एंगल यूज करते हैं तो एंगल का जो कनेक्शन होता है और एंगल का जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो आपको एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एंगल का स्लेंडरनेस रेशियो तो हम लोगों को पता है कि वो आपको ट्रस के केस में 180 से कम होना चाहिए, बट उसका जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो जो आप रिवेटेड कनेक्शन या वेल्डेड कनेक्शन करते हैं या रिवेटेड में भी आप कितने रिवेट्स प्रोवाइड करते हैं, 1 2 या ज़्यादा रिवेट्स प्रोवाइड करते हैं, वो उस पर वेरी करता है उसका इफेक्टिव लेंथ। वो उसी हिसाब से या तो पिन सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा तो उसमें रोटेशन आएगा आपको जॉइंट पे से ही, या फिर वो फिक्स की तरह बिहेव करेगा तो आपको कुछ पोर्शन आपको जो सपोर्ट से थोड़ी दूर तक वो फिक्स कंसिडर करेगा, जैसा हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो अब हम लोग एक एक करके जानते हैं कि कितने टाइप के कंडीशंस आपको एंगल स्ट्रट्स में बन सकते हैं और उसके हिसाब से आपका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। तो बेसिकली अभी हम लोग इफेक्टिव लेंथ ही डिस्कस कर रहे हैं, स्लेंडरनेस रेशियो डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जब इफेक्टिव लेंथ कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने डिजाइन स्टेप्स के बारे में कि डिजाइन स्टेप्स क्या होता है, किस तरह से हम लोग डिजाइन में क्या क्या क्राइटेरिया लेते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि सिग्मा एसी परमिसिबल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट होता है। टेंशन के केस में तो हम लोगों को डायरेक्ट एक वैल्यूज गिवन होता था, बट कॉम्प्रेशन के केस में वैसा नहीं होता है। उस केस में आपको एक फॉर्मूला होता है, फिर उस फॉर्मूला के हिसाब से आपको आईएस कोड में एक टेबल प्रोवाइडेड है। हम लोग किस तरह से वो सारी चीज़ों को रीड करते हैं ये भी हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एंगल स्ट्रट के केस में अब हम लोग बात करते हैं। तो इसमें आपको ये टेबल आप देख रहे होंगे, ये टेबल भी आपको आईएस कोड में प्रोवाइडेड है। उसमें आपको कुछ कंडीशंस एग्जैक्टली ऐसा नहीं प्रोवाइडेड है, बट आपको वो कुछ कंडीशंस बता देता है जिससे आपको ये डिराइव करके एक तरह से ये टेबल बनाया गया है। ये आपको वेरियस बुक्स में अलग अलग तरीके से मिल जाएंगे। किसी में आपको इस तरह से टेबल ही बना हुआ मिल जाएगा, किसी में आपको वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन किया रहेगा। बट क्या है ये चीजें, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग कंडीशंस की बात करते हैं। दो टाइप के हम लोग कंडीशंस ले रहे हैं। पहला जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट होता है, मतलब जब हम लोग एक ट्रस की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर आप ये देखेंगे कि अगर आप टॉप में एक मेंबर चला रहे हैं इस तरह से, अगर आप इसको कंटिन्यूअस चला रहे हैं मतलब ये एक सिंगल मेंबर है और वो आपको सारे सपोर्ट्स पे यहाँ पे कनेक्शन इस तरह होते हुए ये आगे की तरफ जा रहा है। अगर ये इस तरह का मेंबर है जो 2 स्पैन से ज्यादा है तो वो कहलाता है आपका कंटिन्यूअस स्ट्रट। जैसा आप लोग कंटिन्यूअस बीम में पढ़ते हैं, जो आपका 2 स्पैन या उससे ज्यादा का जो आपको मेंबर होता है वो आपको कंटिन्यूअस बीम कहलाता है। उसी तरह यहाँ पे भी जो स्ट्रट आपको एक सपोर्ट से आगे एक्सटेंड करेगा वो दूसरे सपोर्ट या तीसरे सपोर्ट तक जाएगा तो वो कहलाएगा आपका कंटिन्यूअस स्ट्रट यहाँ। और आपको एक कंडीशन होता है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट, मतलब आपको सिंगल स्ट्रट, मतलब यहाँ से अगर आप इस वाले कनेक्शन से इस वाले कनेक्शन तक को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये एक सिंगल आप मेंबर यूज कर रहे हैं। फिर इस वाले केस में भी आप एक सिंगल मेंबर यूज कर रहे हैं, तो इस तरह का जब मेंबर होगा वो कहलाएगा आपको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट। तो ये आपको ट्रस सिस्टम में आप कहाँ पे यूज करते हैं वो उस हिसाब से आपको क्लियर हो जाता है कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस देख के। कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि ये आपको इस तरह से क्रॉस मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मेंबर्स आपको सिंगल ही यूज होते हैं जो टॉप और बॉटम को कनेक्ट करते हैं। तो लेकिन बॉटम आपका टेंशन मेंबर होता है, तो इसका मतलब है कि जब भी आपका कंटिन्यूअस स्ट्रट का बात किया जाएगा इसका मतलब है कि वो आपको टॉप का मेंबर है जो 2-3 स्पैन्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब जब हम लोग कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एक हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिसकंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो जब डिसकंटिन्यूअस में आते हैं तो या तो वो सिंगल एंगल होगा या वो डबल एंगल होगा। अब या तो आपका जैसे ये गसेट प्लेट होता है तो इस गसेट प्लेट के या तो हम लोग इधर सिर्फ एंगल इस तरह से यूज कर रहे हैं या फिर हम लोग दोनों साइड में यूज कर रहे हैं या हम लोग एक साइड में ही आपको बैक टू बैक इस तरह से यूज कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से आपके कंडीशन जो है वो अलग अलग होंगे, वो यहाँ सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ टाइप है, टाइप में आपको गिवन है सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस, डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस और सिंगल या डबल एंगल कंटिन्यूअस।
तो कंटिन्यूस के केस में सिंगल हो या डबल हो वो एक ही केस होता है, लेकिन जब डिसकंटिन्यूस होगा तो सिंगल अलग तरीके से बिहेव करेगा, डबल अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो हम लोग पहले सिंगल का एक एक करके जानेंगे, फिर हम लोग डबल के केसेस को जानेंगे। अब एंड कनेक्शंस। एंड कनेक्शंस मतलब है कि आप जब ये एंगल को आप जब गसेट प्लेट से कनेक्ट कर रहे हैं दोनों साइड में, तो वो किस तरह से कनेक्ट हो रहा है वो यहाँ आपको बताया गया है एंड कनेक्शंस में। तो अब पहला कंडीशन क्या बताया गया है, वन रिवेट और बोल्ट एट ईच एंड। हम लोग क्योंकि बोल्टेड कनेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, बट रिवेटेड और बोल्ट जो होता है वो दोनों सेम क्राइटेरिया ही होता है, उनके कैलकुलेशंस भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उनके सारे स्पेसिफिकेशंस भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन आपको रिवेट और बोल्ट को एक जैसा कंसिडर किया जाता है। लोड बियर करने के केस में भी, कनेक्शन बनाने के केस में भी रिवेट और बोल्ट एक जैसा होता है, वेल्डेड उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जब हम लोग इसमें कह रहा है कि जब हम लोग सिंगल रिवेट लेंगे या सिंगल बोल्ट लेंगे और ईच एंड में मतलब इधर भी एक रिवेट होगा इधर भी एक रिवेट होगा, तो उस केस में आपका ये इमेज कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका एक मेंबर है जो आपको दोनों तरफ गसेट प्लेट से कनेक्ट हो रहा है, और जब गसेट प्लेट में वो कनेक्ट हो रहा है तो वो एक सिंगल रिवेट से कनेक्ट हो रहा है। तो ये हो गया आपको एक केस। अब इस केस में वो कह रहा है कि जो आपका इफेक्टिव लेंथ है वो आपको कैपिटल एल के मतलब जो आपका टोटल लेंथ होता है ये वाला, इस टोटल लेंथ के बराबर हो जाएगा। स्मॉल एल हम लोग यहाँ लिखे हैं इफेक्टिव लेंथ को, और कैपिटल एल जो है वो आपका स्पैन का लेंथ है। तो जो क्वेश्चन में आपको स्पैन लेंथ गिवन होता है, जो आपको पता होता है कि ये टोटल मेंबर जिसमें आप यूज कर रहे हैं वो आपका अगर एल लेंथ का है, तो इफेक्टिव लेंथ भी इस केस में आपको एल ही हो जाएगा। अब इससे हम लोग क्या समझे, हम लोग लास्ट क्लास में जो टेबल डिस्कस किए थे उसमें हम लोग 0.65L, 0.7L, 0.8L, 1L, 1.2L, 1.5L ले रहे थे। अब आपको इसमें आपको L इज इक्वल टू L दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला जो कंडीशन है ये आपको कुछ पिंड कंडीशन जैसा लग रहा है। जैसे लास्ट वाले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, तो यहाँ हमारा इस तरह से ये कॉलम का लेंथ होता था, अगर दोनों तरफ से अगर पिंड रहता था तो ये आपको L इज इक्वल टू L हो जाता था। एग्जैक्टली आपको मैच नहीं करना है, बट ये कुछ वैसा ही सिमिलर केस है। तो सिमिलर केस है जिसका मतलब है कि जब आप सिंगल रिवेट लगा रहे हैं तो ये आपको पिन सपोर्ट के जैसा बन रहा है, ये आपको फिक्सिडिटी नहीं दे रहा है कंप्लीट। जब कंप्लीट फिक्सिडिटी नहीं दे रहा है तो L इज इक्वल टू L हो जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये केसेस आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपको आएगा कि ए सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट कनेक्टेड विद वन रिवेट और 2 रिवेट या 3 रिवेट इस तरह से दिया रहेगा। तो आपको वो वर्ड्स याद रखना है, उस वर्ड से आपको ये इमेज आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए और आपको ये वैल्यूज उसका याद होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन जब भी आप अभी करेंगे, हम लोग जब नेक्स्ट क्लास से कंप्रेशन मेंबर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसमें आपको स्ट्रट का जो क्वेश्चन होगा उस पे कहाँ पे आप L इज इक्वल टू L लेंगे, कहाँ पे L इज इक्वल टू 0.5L लेंगे, कहाँ पे L इज इक्वल टू 0.7L लेंगे, ये सारे कंडीशंस आपको समझ में आने चाहिए। क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो आपका L/R जो आप स्लेंडरनेस रेशियो निकालते हैं वो रॉन्ग हो जाएगा, फिर वो रॉन्ग होगा तो आपका लोड कैपेसिटी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली आपका एक एक करके सारा स्टेप जो है वो रॉन्ग होता चला जाएगा। तो इसलिए आपको ये वैल्यूज जो है ये याद होना बहुत ही कंपलसरी है दोनों टेबल में, इस वाले टेबल में एंगल स्ट्रट के लिए भी और लास्ट वाले टेबल में भी जो हम लोग कंप्रेशन मेंबर के केस में पढ़े थे। ठीक है, तो जब भी सिंगल रिवेट आपको यूज होगा, इसका मतलब है कि ये एक पेन है और ये हाथ पे सिर्फ एक इस तरह से रख के इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। अगर आप इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये आपको इस तरह से मूव भी करेगा, ये पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब है कि ये पिन कंडीशन है। जब हम इसको पूरी तरह इस तरह से पकड़ लेंगे तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। तो अब वो कौन सा कंडीशन होगा जो फिक्स्ड होगा, वही हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन में देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इफेक्टिव लेंथ, इस केस में L इज इक्वल टू L हो जाएगा। जब L इज इक्वल टू L हो जाता है, मतलब आपका जो इफेक्टिव लेंथ है वो आपका क्लियर स्पैन के ही बराबर हो जाता है, तो आपका जो अराइवल स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है 20% से। जब भी अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो उस केस में हम लोग एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग टेंशन मेंबर में क्या किए थे, P इज इक्वल टू सिग्मा 80 इंटू हमारा सिग्मा 80 इंटू एरिया हम लोग कंसिडर किए थे A नेट। ये हम लोग टेंशन मेंबर के केस में किए थे। सेम कॉम्प्रेशन मेंबर में भी ऐसा ही कुछ होता है, एरिया इंटू सिग्मा AC हो जाता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो अब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इस केस में थोड़ा डिफरेंट होता है, हम लोग निकालते हैं, वो हम लोग जानेंगे कैसे निकालते हैं। लेकिन जो भी आप सिग्मा AC यूज करेंगे आप एरिया के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, ताकि टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको पता चले, वो एरिया जो सिग्मा AC होगा वो आपको इस केस में रिड्यूस होकर 0.8 सिग्मा AC आप लेंगे। मतलब उस अगर वो ऐसा वाला केस आ रहा है तो फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू A इंटू 0.8 सिग्मा AC। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपको अलाउएबल स्ट्रेस। तो ये अलाउएबल स्ट्रेस और ये इफेक्टिव लेंथ, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये L इज इक्वल टू L ले रहे हैं और अगर आप सिग्मा AC ही ले लेंगे डायरेक्टली, तो इसका मतलब है कि आपको ये वाला वैल्यू लेना था, तो आपका वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, फिर वो आपका मार्क्स कट हो जाएगा उस केस में।
तो इसलिए आपको ये याद रखना है। और स्लेंडरनेस रेशियो आपको एंगल स्ट्रट के सारे ही केसेस में आपको 180 से कम होना चाहिए, L/R। 180 से ज्यादा एंगल स्ट्रट के केस में नहीं हो सकता है, अदरवाइज वो आपको कंप्रेस होने का जो उसका कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा और उसमें से बकलिंग आएगा। तो जब बकलिंग आएगा तो आपका स्ट्रक्चर जो होगा उसका लेंथ छोटा हो जाएगा, तो फिर वो स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए एंगल के केस में हमेशा याद रखना है कि 180 आपका स्लेंडरनेस रेशियो होगा। ठीक है, ये तो हुआ पहला केस। अब इसी सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस में एक केस ये भी बन सकता है कि जब आप सिंगल रिवेट से कनेक्ट कर रहे थे, अब आप उसको डबल रिवेट से कनेक्ट करेंगे या फिर आप वेल्डिंग से कनेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है 2 और मोर रिवेट्स और बोल्ट्स और वेल्डिंग एट ईच एंड। मतलब या तो आप 2 रिवेट या 2 से ज्यादा रिवेट, 3 रिवेट अगर आप लगा लेंगे, या नहीं तो फिर आप इसको इस तरह से कुछ वेल्डिंग कर देंगे। तो ऐसा जब भी केस बनेगा डिसकंटिन्यूअस के केस में, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अभी हम लोग सिर्फ डिसकंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो डिसकंटिन्यूअस में या तो सिंगल होगा तो L/L हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस में अगर आपका 2 से ज्यादा या फिर वेल्डेड होगा तो ये आपको L/0.85L हो जाएगा। मतलब अब इस केस में आपको पार्शियल फिक्सिडिटी मिला, मतलब थोड़ा सा फिक्स हुआ। जैसे आप बहुत ज्यादा रिवेट लगा दिए, 10 रिवेट लगा दिए, तो थोड़ा सा वो कनेक्शन क्या होगा कि आपको रिजिड के तरह बिहेव करेगा, बट कंप्लीटली रिजिड नहीं होगा। कंप्लीटली रिजिड होता तो L आपको 0.7L हो जाता। मतलब आपका टोटल लेंथ का जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उस केस में आपका ये फिक्स सपोर्ट था, यहाँ भी फिक्स सपोर्ट था, तो आपका सिर्फ इतना दूर तक का ही लेंथ जो है वो बकलिंग होता। तो जब इतना दूर बकलिंग होता तो ये वाला लेंथ हमारा कितना था, 0.65L होता उस केस में। इस केस में आपको 0.7L जो है ये आपको फिक्सिडिटी बताता है। तो ये 0.7 भी नहीं है और ये आपको 1 भी नहीं है, मतलब ये इसके बीच का वैल्यू है। तो जब बीच का वैल्यू है 0.85 तो इसका मतलब है कि फिक्सिडिटी आया है बट कंप्लीटली नहीं आया है। तो इस केस में आपका L=0.85L होगा। ये सारे कंडीशन में ये आपको याद रखना है। अब इस केस में अलाउबल स्ट्रेस सिग्मा AC हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा भी फिक्सिडिटी आता है तो आपको सिग्मा AC आप सिग्मा AC की तरह ही लेते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल फिक्सिडिटी नहीं आता है जो L=L हो जाता है तो उस केस में आपका 0.8 सिग्मा AC आपको लेना है। ये सिर्फ इतना सा याद रखना है आपको कि जब भी L=L रहेगा तो 0.8 रहेगा, और अगर L=0.85, अगर L=0.7, मतलब कुछ भी L से कम का वैल्यू आएगा तो उस केस में आपको सिग्मा AC ही रहेगा। सिर्फ ये 2 कंडीशन आपको याद रखना है। पूरा आप टेबल के हिसाब से नहीं भी याद रखें, बस इतना से याद रख लीजिए। इस केस में 0.8 होगा और जब भी कोई वैल्यू आ जाएगा तो सिग्मा AC हो जाएगा। स्लेंडरनेस रेशियो 180 से कम ही होता है। अब हम लोग आते हैं सेकंड केस में कि जब हम लोग डबल एंगल यूज कर रहे हैं। अब डबल एंगल यूज कर रहे हैं तो 2 तरह से यूज कर सकते हैं, या तो हम लोग सेम साइड ले सकते हैं या हम लोग ऑपोजिट साइड ले सकते हैं गसेट प्लेट के। तो यहाँ दोनों कंडीशंस आपको गिवन है। पहला है जब सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट आप यूज करेंगे, और दूसरा है जब आप ऑपोजिट साइड में यूज करेंगे, बोथ साइड में। तो जब सेम साइड में यूज करेंगे, कनेक्टेड ऑन सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट, पहला कंडीशन है 1 रिवेट और बोल्ट एट ईच एंड। सेम जो पहला वाला कंडीशन था सिंगल एंगल के केस में 1 रिवेट का, सेम अब आपको डबल एंगल के केस में भी 1 रिवेट का है। यही 2 स्टेप आपको रिपीट होते रहेंगे। तो जब आप डबल एंगल और 1 रिवेट लगा रहे हैं तो मतलब आप इस एंगल में 1 रिवेट लगाएंगे, इस एंगल में 1 रिवेट लगाएंगे, फिर आप इस एंगल में भी 1 और इसमें भी 1 लगाएंगे। और इसके साथ आप देख रहे होंगे टैकिंग रिवेट्स आपको गिवन है। टैकिंग रिवेट्स हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि अगर आप 2 मेंबर को कनेक्ट करते हैं और अगर आप टैकिंग रिवेट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं तो वो आपको इंडिविजुअल बिहेव करेंगे। तो उस केस में फिर ये वाला केस बनेगा ही नहीं है डबल एंगल का। तो डबल एंगल का केस है, मतलब आपको भी टैकिंग रिवेट्स हमेशा दिखाना है, तभी वो डबल एंगल की तरह कंसिडर होगा। तो जब आप डबल एंगल में भी अगर आप सिंगल रिवेट लगाएंगे तो वो L=L ही होगा, जो इस केस में हुआ था। यहाँ भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं। इस केस में भी आपको परमिसिबल स्ट्रेस 0.8 AC हो जाएगा। फिर अब आप जब डबल एंगल लगा रहे हैं लेकिन आप उसमें 2 से ज्यादा रिवेट कर देंगे या बोल्ट कर देंगे या वेल्डिंग कर देंगे, तो ये वाला केस भी आपको सेम इस वाले केस की तरह हो जाएगा कि आप या तो वेल्डिंग कर लें या 3 रिवेट कर लें। L=0.85L ही रहेगा और सिग्मा AC रहेगा। इसमें भी वही हो रहा है, L=0.85L ही रह रहा है और सिग्मा AC रह रहा है। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जब भी आप सिंगल या डबल की बात करेंगे, मतलब जब भी आप डिसकंटिन्यूअस की बात करेंगे, तो उस केस में अगर आप रिवेट सिंगल लगा रहे हैं तो चाहे वो सिंगल एंगल है डबल एंगल है, L=L होगा। अगर आप रिवेट डबल लगा रहे हैं या ट्रिपल लगा रहे हैं या वेल्ड कर रहे हैं तो वो अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो चाहे 2 रिवेट हो 3 रिवेट हो कुछ भी हो, आपको L=0.85L हो जाएगा। तो इससे आपको ये 4 टेबल के बदले आपको सिर्फ 2 वैल्यूज अगर आप याद रख लेंगे तो आपको ये याद रखने में ईजी होगा। इसके बाद कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ गसेट प्लेट, मतलब अब हम लोग ये वाला केस ले रहे हैं कि जब हम लोग गसेट प्लेट के दोनों साइड से हमारा कनेक्ट होता है। तो जब दोनों साइड से कनेक्ट होता है, इस केस में अगर आप एक सिंगल रिवेट से कनेक्ट करेंगे तो L= आपका वापस L हो जाएगा। इस टेबल में अभी नहीं गिवन है, इसमें एक्चुअली ये वैल्यू होना चाहिए 0.7 to 1L होना चाहिए, बट यहाँ कंडीशन गिवन है 2 और मोर रिवेट्स का। जब हम लोग 1 रिवेट्स की बात करेंगे
फॉर 1 रिवेट्स, इस केस में भी L इज इक्वल टू L हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इस केस में ले रहे हैं 2 और मोर, मतलब हम लोग जब एक गसेट प्लेट के ऑपोजिट में जब यूज कर रहे हैं मेंबर्स को, तो हम लोग जब उसको कनेक्ट कर रहे हैं तो या तो हम लोग 2 या 3 या फिर हम लोग उसको वेल्डेड कर रहे हैं, तो 0.7 से लेकर के 0.85 तक वेरी करेगा। अब आपको ब्रैकेट में लिखा है डिपेंडिंग ऑन रिजिडिटी ऑफ ज्वाइंट। कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा बता देता है कि आपका जो जॉइंट्स है वो रिजिडली बिहेव कर रहा है, ये वर्ड्स आपको यूज किया जाता है, कहीं ना कहीं आपको बता देगा कि या तो रिजिड है या कनेक्शंस रिजिड है, तो उस केस में हम लोग L इक्वल टू 0.7 लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन रहता है कि एक डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है, उसमें आपको एंगल्स जो है वो गसेट प्लेट के बोथ साइड में कनेक्टेड है, या तो लॉन्गर लेग से कनेक्टेड है या शॉर्टर लेग से कनेक्टेड है। अगर अनइक्वल एंगल लेंगे तो 2 लेग हो जाएगा, अगर इक्वल लेंगे तो दोनों सेम लेंथ का ही होगा, तो उस केस में लॉन्गर शॉर्टर नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है कि लॉन्गर से कनेक्टेड है या शॉर्टर से कनेक्टेड है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि रिजिड है, मतलब वो बहुत फिक्स्ड कनेक्शन है, ये अगर वर्ड उसमें नहीं कहीं यूज कर रहा है, तो हम लोग L इक्वल टू 0.5L लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो कोई भी केस में आपको 0.7 जो है ये आपको मैक्सिमम केसेस में नहीं आता है, आपको 0.85 ही स्ट्रट के केस में आपको मैक्सिमम रिजिडिटी होता है, या तो L इक्वल टू L रहेगा या L इक्वल टू 0.5L रहेगा। लेकिन 0.7 को इग्नोर भी नहीं करना है। अगर आपको गिवन रहेगा कि वो फिक्सिडिटी दे रहा है या प्रोवाइड कर रहा है, तो याद रखना है कि आप 0.7 भी आपको यूज करना पड़ सकता है। तो वो आप क्वेश्चन देखेंगे तब आपको वहां पे क्लियर होगा। तो चाहे आप 0.7 लीजिए चाहे 0.85 लीजिए, अलाउएबल स्ट्रेस तो आपको सिग्मा एसी ही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको L इक्वल टू L के केस में ही चेंज होता है, जो आपको 0.8 सिग्मा एसी हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस का कंडीशन खत्म हो गया। तो डिसकंटिन्यूअस में आप सिंगल जब एंगल यूज कर रहे हैं या डबल एंगल जब यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों केसेस हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग आते हैं कि कंटिन्यूअस में, कि जब हम लोग सिंगल या डबल यूज कर रहे हैं एंगल, लेकिन वो आपका कंटिन्यूअस में यूज हो रहा है, तो उस केस में आपका कैसा कंडीशन बनता है। तो उस केस में आपको 1 और मोर रिवेट्स, बोल्ट्स और वेल्डिंग एट ईच एंड, ये आपको कंडीशन बनता है। तो अगर आपको इसको हम लोग अगर इरेज कर दें, क्योंकि इसका कोई एक फिक्स डायग्राम नहीं बनेगा, ये आपको जब कंटिन्यूअस स्ट्रट की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात ही कर रहे हैं कि ये आपका कुछ इस तरह से ट्रस चल रहा है, हम लोग इसको एक इस तरह से कंटिन्यूअस मेंबर से कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये कंटिन्यूअस जो मेंबर होगा, या तो ये आपको सिंगल होगा या ये डबल होगा, वो कोई सा भी कंडीशन हो सकता है। लेकिन अगर आप 1 या फिर उससे ज्यादा का रिवेट यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4, उस केस में आपको ये फिर से L इक्वल टू 0.7 टू 0.85 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 यूज करेंगे फॉर 1 ओनली, तो उस केस में फिर से आपको L इक्वल टू L हो जाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। मतलब आप जब भी 1 रिवेट यूज करेंगे L इक्वल टू L हो रहा है, चाहे वो कंटिन्यूअस हो चाहे वो डिसकंटिन्यूअस हो। लेकिन जैसे ही आप 1 से ज्यादा करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था 2 और मोर, तो जब 2 और मोर हो जाएगा तो आपको 0.7 से 0.85 के बीच में सेम फिर से आपको डिपेंडिंग ऑन एंड रिजिडिटी, कि आपको एंड का रिजिडिटी किस तरह से है। अगर वो बोलता है कि फिक्सिडिटी प्रोवाइड कर रहा है या फिर वो स्टिफ है, स्टिफनेस यूज होता है, कुछ भी वर्ड अगर यूज होता है तो मतलब है कि L इक्वल टू 0.7 लेंगे हम लोग। लेकिन अगर नहीं होता है तो हम लोग का इस केस में भी L इक्वल टू 0.85 इंटू कैपिटल L होगा। ये हम लोगों को याद रखना है। तो बेसिकली आपके पास 2 तरह के परमिसिबल स्ट्रेस है, एक 0.8 सिग्मा एसी और एक सिग्मा एसी। अब दोनों में से कौन सा आप यूज करेंगे? जब भी L इक्वल टू L होगा 0.8 सिग्मा एसी यूज होगा, जब भी L इक्वल टू L से कम होगा 0.85 0.7, तो आपका सिग्मा एसी का आप कंप्लीट वैल्यू यूज करेंगे। L के केस में भी आपको 2 कंडीशन होगा, जब L इक्वल टू L होगा और जब L इक्वल टू 0.85 L होगा। 0.7 को आप इग्नोर कर सकते हैं आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो आपको 0.7 उस केस में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप L इक्वल टू L और L इक्वल टू 0.85 L लेंगे, तो ये आपको बस ये याद रखना है कि ये 0.85 कब कब आएगा, जब जब आप कनेक्शन ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, नंबर ऑफ रिवेट ज्यादा देंगे, या फिर आप डायरेक्टली वेल्डिंग कर देंगे। तो वेल्डिंग कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली L इक्वल टू 0.85 L हो जाएगा। तो ये है आपको एंगल स्ट्रट के केस में आपको इफेक्टिव लेंथ का कंडीशंस कि आपको किस तरह से ये कैलकुलेट करना है और सिग्मा एसी किस किस तरह से चेंज हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि डिजाइन के स्टेप्स के बारे में, कि किस तरह से हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो समझ गए, हम लोग इफेक्टिव लेंथ समझ गए। अब हम लोग कॉम्प्रेशन मेंबर में एक तो हम लोग फॉर्मूला जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं P इक्वल टू A इंटू सिग्मा एसी, एक तो ये डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये डिजाइन स्टेप्स में हम लोग क्या क्या स्टेप्स लेंगे और किस किस तरह से आपका ये यूज होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्रेशन मेंबर में जो हम लोगों का स्ट्रेंथ कैरिंग कैपेसिटी होता है वो किस तरह से हम लोग निकालते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जब स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो जाता है तो फिर हम लोग जानेंगे कि डिज़ाइन किस तरह से हम लोग करते हैं। अब स्ट्रेंथ
के बारे में हम लोग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर। मतलब हम लोग उसमें इसेंट्रिसिटी, उसमें मोमेंट, बेंडिंग, इन सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे कंसिडरेशन में सिर्फ एक्सियली लोडेड मेंबर्स ही आएंगे, ठीक है। तो अब जब एक्सियली लोडेड की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग टेंशन मेंबर में भी हम लोग एक्सियली लोडेड ही पढ़े थे। उस केस में भी हम लोग स्ट्रेंथ निकालते थे, उसका फॉर्मूला सिग्मा इंटू ए होता था। उसमें सिग्मा टेंशन के कारण होता था, इसमें सिग्मा कंप्रेशन के लिए है, सिग्मा ए टी होता था उसमें, इसमें सिग्मा ए सी है। तो अब हमारा लोड कैरिंग जो कैपेसिटी है पी, वो सिग्मा ए सी इंटू ए हो गया। अब उस केसेस में से अगर आप रिलेट कर करके अगर आप पढ़ेंगे, उसमें आप ए नेट निकालते थे, इसमें भी ए का कुछ क्राइटेरिया है। उसमें सिग्मा एटी आपको पता होता था डायरेक्टली वैल्यू कि आपको 0.6 इंटू एफ वाई होता है। इस केसेस में आपको सिग्मा एसी के लिए ही पूरा कैलकुलेशन होना है। इसमें आपको ए एक तरह से आपको पता रहेगा। अब कैसे रहेगा वो समझते हैं। पी आपका क्या है, एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड कैरिड बाय द मेंबर इन न्यूटन। पी आपका न्यूटन में आएगा, ठीक है, जो आपका एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड है जो आपका मेंबर कैरी करेगा। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें जब आपको लोड निकालने बोलता है या एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी बोलता है, इसका मतलब है कि आपको पी निकालने बोलता है। अब इसमें ए क्या है, ए है आपको इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर इन mm स्क्वायर। जैसे कि अगर आप एक एंगल यूज करते हैं तो इस एंगल का जो आप स्टील टेबल में से एरिया ऑब्टेन करते हैं, वो एरिया क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपको ग्रॉस एरिया। ये होता है स्टील टेबल से जो आप ऑब्टेन करते हैं वो होता है ग्रॉस एरिया। ये कह रहा है इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इफेक्टिव को यहाँ डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है, इफेक्टिव इज इक्वल टू ग्रॉस एरिया माइनस डिडक्शंस ऑफ होल नॉट कंप्लीटली फिल्ड बाय रिवेट्स। मतलब है कि हम लोग जब कनेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें आपको याद होगा हम लोग एजम्पशंस पढ़ते थे। एजम्पशंस में हम लोग क्या पढ़ते थे कि जो हम लोग रिवेट होल बना रहे हैं, ये होल जो है ये आपका रिवेट के थ्रू कंप्लीटली फिल्ड कर लिया जाएगा। यही हम लोग एजम्पशन लेते थे ना कि रिवेट होल इज कंप्लीटली फिल्ड बाय द रिवेट, मतलब उसमें कोई आपको गैप नहीं बचा हुआ है। तो ये कह रहा है कि अगर आपका वैसा कोई होल है जो कंप्लीटली फिल नहीं होता है रिवेट के थ्रू या बोल्ट के थ्रू, तो वो आपका जो होल होगा वो एरिया आपको माइनस होगा, वो आपको डिडक्शंस में आएगा। अब हम लोग क्या एजम्पशन लेके चलते हैं कि कोई सा भी रिवेट जो है, रिवेट होल, वो आपको रिवेट होल कंप्लीटली फिल्ड रहता है रिवेट से, इसलिए हम लोग उसको कंसीडर करते हैं कि होल इज कंप्लीटली फिल्ड। तो जब कंप्लीटली फिल्ड है तो हमारे केस में जो डिडक्शंस होगा वो हो जाएगा 0। तब तक जब तक आपको क्वेश्चन में पार्टिकुलरली अगर नहीं बताता है कि रिवेट होल, जैसे 2 रिवेट कनेक्शन किया गया है और रिवेट होल जो है वो कंप्लीटली फिल नहीं होते हैं, अगर ये क्वेश्चन में आपको देता है तो आपका फिर वहां पे वो एरिया, आप जो होल का एरिया आप कैलकुलेट करते थे वो आप कैलकुलेट करके, अगर 2 होल है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका फिर आप माइनस करेंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में नहीं मेंशन रहता है, सिर्फ आपको कहता है कि 2 रिवेट से कनेक्शन किया हुआ है, इसका मतलब है कि आप एजम्पशन को वैलिड मान रहे हैं कनेक्शन के चैप्टर से ही। तो जब वहां से कनेक्शन को आप एजम्पशन को वैलिड मान रहे हैं, इसका मतलब है कि होल कंप्लीटली फिल्ड है, इसका मतलब है कि आपका डिडक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। तो जब 0 होने के केस में क्या हो जाएगा, आपको इफेक्टिव इज इक्वल टू ग्रॉस एरिया हो जाएगा। तो कंप्रेशन के केस में हमेशा आपका जो ए ग्रॉस जो आप स्टील टेबल से ऑब्टेन करते हैं वही आपका इफेक्टिव आपका एरिया होगा जो आप कैलकुलेशन में लेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ ए लिखा हुआ है, ए नेट नहीं लिखा हुआ है, ए ग्रॉस नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर ए ग्रॉस भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ डिडक्शन क्वेश्चन में दे देगा कंडीशन में, तो फिर आपको ए इफेक्टिव निकालना पड़ेगा ना, तो इसके लिए आपको ए ग्रॉस से माइनस करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से शॉर्ट में समझ लीजिए कि आपका पी होता है लोड कैरिंग कैपेसिटी, ए होता है जो आपका ग्रॉस एरिया जो आप स्टील टेबल से ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली। तो मतलब 2 वैल्यूज आपको आसानी से इसमें आपको पता है। सिग्मा एसी के लिए आपको सारा कैलकुलेशन आपको कंप्रेशन मेंबर में होगा। सिग्मा एसी क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन, जो कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होता है, हम लोगों को पता है। अब ये परमिसिबल स्ट्रेस जो है, इसके लिए आईएस कोड में आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है और उसके कुछ कंडीशंस बताए गए हैं। आईएस 800-1984 में क्लॉज 5.1.1 में आपको ये फॉर्मूला डिस्कस किया गया है। इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला। ये आपको कई बार एग्जाम में पूछने में भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला कौन सा है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला, फिर इसमें आपको कुछ वैल्यूज चेंज करके कुछ वैल्यूज ऊपर नीचे कर देगा, तो आपको वो याद होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे आपका सिग्मा एसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.5 इंटू एफसीसी इंटू एफ वाई डिवाइडेड बाई एफसीसी रेस्ट टू पावर एन प्लस एफ वाई रेस्ट टू पावर एन, और ये पूरा होल रेस्ट टू पावर 1/n। अब ये क्या क्या चीजें हैं, 0.5 तो आपको वैल्यू है, एफसीसी हो गया आपको इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कंप्रेशन, मतलब जो आपका इलास्टिक स्ट्रेस होता है, जहां तक आपका मेंबर जो है वो इलास्टिक बिहेव करेगा, उसका आपको वैल्यू होता है पाई स्क्वायर ई बाई लैम्डा स्क्वायर। तो अब आपको इसमें पाई आपको कांस्टेंट है, ई आपको पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जो कि स्टील के केस में हम लोग 2 × 10⁵ लेके चलते हैं।
लैम्डा है आपका स्लेंडरनेस रेशियो, जिसको आप L/R भी कहते हैं। तो आपको अगर किसी एक मेंबर का L/R पता होगा, मतलब आपको उसका लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन आपको पता होगा, क्वेश्चन में आपको कंडीशन बता देगा कि वो 3 मीटर का है या 2 मीटर स्पैन का है, तो उसके हिसाब से आप स्लेंडरनेस रेशियो तो अब तक निकाल ही रहे थे। तो जब आप स्लेंडरनेस रेशियो निकाल के यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यूज कांस्टेंट है, तो आपको FCC ऑब्टेन हो जाता है। अब इस फॉर्मूला में आ जाते हैं, इसमें आपको 0.5 मिल गया, FCC ऑब्टेन हो गया, यहाँ भी FCC हो गया। n आपको जो रेस्ट पावर आप n देख रहे हैं, ये n आपको एक फैक्टर है जो IS कोड आपको एज्यूम करता है कि 1.4 आपको लेना है। इंपेरिकल फैक्टर, इसलिए इसमें कोई डेरिवेशन, इसके पीछे कोई थीसिस नहीं है कि ये कहां से आया, ये आपको बस 1.4 लेना है। तो ये आपको FCC रेस्ट पावर 1.4 हो गया। अब Fy क्या होता है, आप जानते हैं, आपको ये लिस्टेस होता है स्टील का। तो Fy आपको क्वेश्चन में कंडीशंस के हिसाब से गिवन होगा कि या तो आप 250 लेंगे, 415 लेंगे, या कोई सा भी Fy जो आपको अवेलेबल होता है वो दे सकता है। तो जब आप इन सारे वैल्यूज को पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको सिग्मा AC कैलकुलेट होता है। अब आपको ये सिग्मा AC जो है ये वैरी करेगा, क्यों? क्योंकि आपका लैम्डा जब आपका लैम्डा अलग अलग आएगा, तब आपका FCC चेंज हो जाएगा। जब FCC चेंज होगा तो आपको सिग्मा AC का वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि FCC या न्यूमरेटर में भी है या डिनोमिनेटर में भी है। अब आपका Fy तो कांस्टेंट रहेगा, n आपका कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ आपका FCC ही फ्लक्चुएट करेगा, और हर उस लैम्डा के लिए वो वैल्यू आपको फ्लक्चुएट करेगा। तो अब ये जनरलाइज फॉर्मूला या तो आप ये याद रखिए, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जब आप सेमेस्टर एग्जाम्स की बात करते हैं, तो सेमेस्टर एग्जाम में आपको या तो IS कोड अलाउड होता है। अगर IS कोड अलाउड होता है तो उसमें आपको एक टेबल गिवन है, उस टेबल में आपको Fy और लैम्डा के रेस्पेक्ट में, अब वो Fy और लैम्डा के रेस्पेक्ट में टेबल एक गिवन है। क्यों गिवन है Fy और लैम्डा के ही रेस्पेक्ट में? ये इस फॉर्मूला से जस्टिफाई होता है। इस फॉर्मूला में दो ही कंडीशन है, Fy और FCC। अब Fy तो आपको दे दिया है टेबल में, FCC का कोई अपना वैल्यू है नहीं, वो लैम्डा पे डिपेंड करता है। तो आप उसमें लैम्डा और Fy के हिसाब से जो भी वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, वो आपका सिग्मा AC आ जाता है। तो वो टेबल कहां से बना? वो इस वाले फॉर्मूला से बना। आप एक एक करके सारे वैल्यूज उसमें पुट करते चले गए, आपको ऑटोमेटिकली सारे वैल्यूज का सिग्मा AC मिलते चला गया, आप उसका एक टेबल फॉर्म कर लिए। अब उसमें से भी आपको जो वो टेबल बना हुआ है, वो आपको राउंड फिगर्स में गिवन है। जैसे लैम्डा आपका 10, 20, 30, 40 इसके लिए गिवन है। आपका लैम्डा कई बार 127 आ सकता है, 125 आ सकता है, तो उस केसेस में आपको इंटरपोलेट करना पड़ता है उन वैल्यूज को। तो आपको अभी स्क्रीन पे एक टेबल दिखाई देगा, ये टेबल आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन के साथ अवेलेबल होता है, और कोई जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनको IS 800 ले जाना ही अलाउड होता है एग्जाम में, तो वो वहां से उस टेबल से आप ये वैल्यू को, सिग्मा AC के वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जब आपका लैम्डा का वैल्यू जब आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा, जब आपको वो 20 और 30 जब आप टेबल में देखे होंगे, तो आपको 20 और 30 का वैल्यू गिवन है, बीच का वैल्यू आपको नहीं गिवन है। अगर जब वैसा कंडीशन आ जाएगा कि 23.4, 25, 28 कुछ भी आ रहा है, तो उस केस में आपको करना पड़ता है इंटरपोलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर इंटरपोलेशन। ये एक्यूरेसिव इंटरपोलेशन नहीं कहेंगे, ये आपको करना पड़ेगा लीनियर इंटरपोलेशन। तो आपको बीच का वैल्यू जो आपको Fy का आपको फिक्स्ड है, पता होगा कि 250 है, तो 250 का लाइन आपको उसमें मिल जाएगा, लेकिन लैम्डा आपको निकालना पड़ेगा। तो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। हम आपको अभी एक इंटरपोलेशन का फॉर्मूला बता देते हैं, जो आपके सिर्फ इस टेबल के हिसाब से वैलिड होगा। जो आप कॉम्प्रेशन सिग्मा AC का वैल्यू निकालते हैं, तो वो उसके टेबल के कंडीशन के हिसाब से आपको एक थोड़ा ईज करने के लिए हम एक आपको ये वैल्यू समझा देते हैं। है वही इंटरपोलेशन का ही फॉर्मूला, बस उसमें x और y के टर्म में दिया रहता है, x1, y1, x0, x0, इस तरह से। हम आपको अभी कंडीशंस के हिसाब से ये आपको समझा देते हैं कि ये किस तरह से होता है। इससे भी अगर आपको याद रह जाता है, तो वो आपको इंटरपोलेट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब क्या होता है, पहले हम लोग ये टेबल देखते हैं। ये उसी टेबल का एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें आपको ये लैम्डा का वैल्यू गिवन है, और ये आपको Fy का वैल्यू गिवन है। Fy का टेबल में आपको 240, 250 एंड 300 का वैल्यू गिवन है, और उसके बियॉन्ड भी फिर गिवन है। और यहाँ आपको लैम्डा 10, 20, 30 और नीचे 40, 50, 60 सबके लिए वैल्यू गिवन है। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि मेरा लैम्डा इज इक्वल टू 25 आ गया, ठीक है। अब 25 इस टेबल में नहीं गिवन है, तो अब ये 20 और 30 के बीच में आ रहा है, ये तो आपको पता है। तो मतलब आप इस वाले रेंज को अब आप सिर्फ देखेंगे, बाकी पूरा टेबल आपके कैलकुलेशन का नहीं है। अब जब आप इस टेबल को देखेंगे, तो अब हम इसको पहले क्या करते हैं ना, कुछ नेमिंग दे देते हैं। हम क्या किए कि जो मेरा दो लाइन जिसको हम देखने वाले हैं, तो जो मेरा पहला वाला लाइन है उसको हम नेम दे दिए x1, और जो मेरा दूसरा वाला लाइन है उसको हम नेम दे दिए x2। अब हम ये समझिए कि टेबल इंटरपोलेशन छोड़ देते हैं। अब आपको पता है कि आपको 20 और 30 के बीच में 25 का वैल्यू आपका आया है। आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये 20 और 30 के बीच का वैल्यू है 25। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी अगर दो जो वैल्यू है, उसके बीच का वैल्यू आपको इंटरपोलेशन का वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ 148 और 145 है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि सिग्मा AC हमारा
146.5 ही होना चाहिए डायरेक्टली बिना सॉल्व किए। लेकिन अब हम लोग इस फॉर्मूला को वैलिड चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अब हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि 25 होगा तो 146.5 होगा, आगे पीछे होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा। हम लोग अब क्या करते हैं, 25 को लेकर के इस वैल्यू को चेक करते हैं कि ये 146.5 आ रहा है कि नहीं। यहाँ बीच का वैल्यू है 25, तो यहाँ भी बीच का वैल्यू ही इसका आंसर होगा। तो 145 और 148 3 के रेंज में है, तो उसका हाफ 1.5 होगा, तो मतलब 146.5 वैल्यू हो जाता है। अब हम लोग इसमें पुट करते हैं। इसमें आपको 2-3 वैल्यूज और समझ लीजिए। ये हो गया पहला वाला लाइन हो गया x1, दूसरा वाला लाइन हो गया x2। अब लैम्डा जो है ये है आपका लैम्डा 1, जब x1 के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा है तो लैम्डा 1 होगा, और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग है तो लैम्डा 2 होगा। अब आपका क्वेश्चन में लैम्डा क्या है, इसको हम लोग नाम देते हैं लैम्डा क्वेश्चन। मतलब जो आप सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करने के बाद आपका लैम्डा L/R = 25 आया, तो ये हो गया आपका लैम्डा क्वेश्चन। अब इंटरपोलेशन का फॉर्मूला जो सिग्मा AC आपको निकालना है, ये आपको कोई एक वैल्यू में से माइनस करना होगा, क्योंकि आपका टेबल देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू है, उससे नीचे ये डिक्रीजिंग हो रहा है। ये आपका एक्चुअल टेबल है, ये एक्चुअल टेबल के वैल्यूज हैं। तो उस टेबल में भी आप देखेंगे ना, तो ये सारे वैल्यूज हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम लोग कोई एक अगर पहला वाला लाइन का वैल्यू लेंगे तो उसमें से हम लोगों को माइनस ही करना पड़ेगा। 177 अगर 20 के लिए है तो 21 के लिए 171 से थोड़ा कम ही होगा, 176 हो सकता है, 176.5 हो सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x1 माइनस ये वैल्यू ले रहे हैं। मतलब ये x1 जो भी वैल्यू आप ले रहे हैं, जैसे इस लाइन के लिए ले रहे हैं 250 के लिए ले रहे हैं, अगर ये fy आपका 250 है तो 148 आपका होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ से ले रहे हैं 148 माइनस। अब माइनस में क्या ले रहे हैं, x1 माइनस x2। x1 माइनस x2 मतलब 148 माइनस 145, जिस वाले टेबल का ले रहे हैं। अगर इस वाले का लेते तो 177 माइनस 172 होता। तो ये x1 हो गया आपका वो बड़ा वाला वैल्यू जिसको आप ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा AC के केस में 148 माइनस x1 माइनस x2 का मतलब है 148 माइनस 145। अब इसके बाद आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। न्यूमरेटर में क्या लिखा है, लैम्डा क्वेश्चन माइनस लैम्डा 1। लैम्डा क्वेश्चन कितना था 25, माइनस लैम्डा 1 कितना है जो x1 के रेंज में था, तो ये आपको 20 है, तो यहाँ आप कर दिए 20। नीचे में क्या है, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। अब लैम्डा 2 कितना था 30 था, लैम्डा 1 कितना है 20 है, तो आप कर देंगे इसको 30 माइनस 20। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 25 माइनस 20 इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपको डायरेक्टली आप 5 लिख सकते हैं। इसको 30 माइनस 20 इस वाले वैल्यू को आप डायरेक्टली 10 लिख सकते हैं। अब 148 माइनस 145 इसको आप डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं। तो अब आपका ये हो गया 1/2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 1.5। 148 माइनस 1.5 करेंगे तो कितना आएगा 146.5। तो ये वाला वैल्यू आपको क्रॉस चेक हो गया कि ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि ये इंटरपोलेशन फॉर्मूला है तो आंसर तो वही आना है, लेकिन ये इंटरपोलेशन फॉर्मूला मेरे केस में हमेशा काम करता है। हम ये वाला फॉर्मूला इजी हमको याद हो सकता है, तो ये वाला फॉर्मूला जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाएं या सेमेस्टर एग्जाम में भी जाएं तो हमको सिग्मा ऐसे कैलकुलेट करने में इससे आसानी होता है। तो आप चाहें तो आप इस वाले फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं। इससे आपका एग्जाम में अगर आपको इंटरपोलेशन में x, y, x0 ये याद रखने में डिफिकल्टी होता है तो ये आपको काम दे सकता है। अदरवाइज आप इंटरपोलेशन वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो ये है आपको कि आप किस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर आप निकालते हैं। तो इसके लिए आपको A ग्रॉस आपको मिल जाता है स्टील टेबल से। P आपको निकालना है तो आपको सिग्मा AC जानना होगा। सिग्मा AC जानने के लिए पहले आपको लैम्डा निकालना पड़ता है। जब लैम्डा निकल जाता है तो उसके बाद आपको FY पता होता है क्वेश्चन में, या आप एज्यूम करते हैं। तो जब आप एज्यूम करते हैं तो आपको लैम्डा पता चल गया, आपको FY पता चल गया, आप ये टेबल डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं और उसके हिसाब से आप सिग्मा AC डायरेक्टली पुट कर देते हैं। इससे आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये है आपका ईजीएस्ट मेथड। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपको फिर ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और ऐसे भी अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो आपको 1 मार्क्स में ये पूछ सकता है कि मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला क्या होता है, तो उस केसेस में आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको इस मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला के बेसिस पे आपको क्वेश्चन दे देता है, आपको लैम्डा में कुछ वैल्यूज को इधर उधर कर देता है, बोलता है सिग्मा AC कैलकुलेट करके बताइए। तो सिग्मा AC कैलकुलेट कैसे होगा, जब आपको ये पूरा फॉर्मूला याद होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्मूला है, सेमेस्टर के लिए आप इसको भूल सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के लिए आप इतना अगर डिफिकल्ट लग रहा था आप इस फॉर्मूला का छोड़ सकते हैं। बट इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि आपको वो टेबल जो गिवन है उस टेबल को यूज कीजिए। टाइम सेविंग होगा, आपको ये 3 से 4 मिनट में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको लैम्डा कैलकुलेट करने में जितना टाइम लगेगा और स्टील टेबल से देख करके आप A डिसाइड करेंगे और उसके बाद आपको डायरेक्टली सिग्मा AC पता चल जाएगा, आप डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे और आपको P मिल जाएगा। तो ये होगा आपका एक टाइप का न्यूमेरिकल का ये फॉर्मूला भी हो गया जब आपको स्ट्रेंथ निकालने कहा जाता है।
अब दूसरा टाइप क्या होता है, जब आपका डिजाइन का क्वेश्चन आता है। तो डिजाइन के क्वेश्चन को जानने के लिए पहले हम लोग अब डिजाइन के स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं। अब आज के हमारे थ्योरी डिस्कशन का ये लास्ट पार्ट रहेगा, जो है हमारा डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर का ये सारा स्टेप्स, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स पहले सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाते हैं, जैसे कि आपको बैटन्स क्या होता है, आपको कॉलम के केस में स्प्लाइस क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग लास्ट में जब हमारे न्यूमेरिकल्स कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक छोटे से पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ये छोटे छोटे थ्योरीज को। उन पे हमारे न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले हैं, वो भी आपको जैसे टेंशन मेंबर के केस में हम लोग लगा एंगल डिस्कस किए थे, टेंशन स्प्लाइस किए थे, वैसे ही इस केस में भी आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको शॉर्ट नोट की तरह से आ सकते हैं, बट उनके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। न्यूमेरिकल आपका सिर्फ डिजाइन पे आएगा, वो भी एक्सियली लोडेड के केस में, और जो आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने देता है एक्सियल के केस में। सिर्फ इन दो केसेस पे ही आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इसके डिजाइन के स्टेप्स क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहला स्टेप डिजाइन का मतलब आपको आप समझ में आ चुका है कि आपको पहले कुछ एज्यूम करना है, जो आप टेंशन मेमोरी केस में किए थे। उसमें हम लोग क्या किए थे कि हम लोग ए नेट एज्यूम करते थे कि कितना रिक्वायर्ड आ रहा है, इसमें हम लोग ए ग्रॉस एज्यूम करेंगे। पहला स्टेप क्या कह रहा है, एज्यूम सम वैल्यूज ऑफ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा एसी एंड कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट ग्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड ए। मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला होता था P इज टू सिग्मा एसी इंटू ए, तो ये कह रहा है कि ए आपको सिग्मा एसी को आप कुछ एज्यूम कर लीजिए कोई वैल्यू। अब वो वैल्यू का भी कुछ कंडीशंस है, वो सिग्मा एसी को आप एज्यूम कर लीजिए। तो जब आप P डिवाइडेड बाई सिग्मा एसी कीजिएगा, डिजाइन का क्वेश्चन इसका मतलब है कि आपको P गिवन रहता है कि इतना लोड उसको कैरी करना है। तो जब आप P बाई सिग्मा एसी कीजिएगा तो आपको ए ग्रॉस रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो वो कह रहा है ए ग्रॉस रिक्वायर्ड को आप कैलकुलेट कर लीजिए P डिवाइडेड बाई सिग्मा एसी। P आपको एक्सियल कंप्रेसिव लोड है जो कैरी करना है, और एज्यूम्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा एसी। हम लोग सिग्मा एसी कैलकुलेट करते हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे इसके पहले, लेकिन अभी आपको कह रहा है एज्यूम करने के लिए। क्या एज्यूम करेंगे, तो दो केस दे रहा है कि जब भी आप सिंगल एंगल, डबल एंगल, चैनल, आई सेक्शन, ये जो मतलब जो लो लोड्स वाले आपके क्राइटेरिया होते हैं, जो आप नॉर्मल लोड या मीडियम लोड जिसको आप कहते हैं, उसके केस में अगर वैसा कंडीशन होगा, ऐसा कोई कंडीशन, तो इस केस में आप सिग्मा एसी एज्यूम करेंगे 65 to 80 MPa के बीच में। अब अगर मान लीजिए कि आप हैवी लोड्स में आ जाते हैं, तो बिल्टअप सेक्शंस या फिर जो आपके हैवी लोड्स होते हैं, उसमें आप 100 to 110 ये आपका रेंज होता है, बट आइडियली आपका 110 होता है कि आप 110 की न्यूटन पर mm स्क्वायर आप एज्यूम कर लीजिए इस केस में सिग्मा एसी, जब आपका बिल्टअप सेक्शन रहेगा। बिल्टअप सेक्शन मतलब क्या, जैसे आप चार एंगल्स को आप कनेक्ट करके एक प्लेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपका एक आई सेक्शन है और इस आई सेक्शन के टॉप में भी, ये आपका आई सेक्शन है, इसके टॉप में भी आप एक इस तरह से प्लेट को वेल्ड कर दे रहे हैं, तो ये आपको कहलाता है बिल्टअप सेक्शन। मतलब दो मेंबर्स सेक्शंस को कनेक्ट करके बनाया हुआ एक सेक्शन, तो वो कहलाता है बिल्टअप सेक्शन। तो बिल्टअप सेक्शन के केस में 100 से 110, प्रिफरेबली 110, और इन सारे केसेस में सिंगल एंगल, चैनल, आई सेक्शन, जितने भी केसेस में आपको 65 to 80, इसमें भी प्रिफर्ड होता है कि आप 65 ही ले पहले, उसके बाद फिर बाद में हम लोग चेक करेंगे कि उसके हिसाब से सिग्मा एसी आपका कितना आ रहा है। अब आपका जो अगर वैल्यू ज्यादा या कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से बाद में हम लोग टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी चेक कर ही लेते हैं। तो वो अगर आपके गिवन लोड से ज्यादा है तो मेंबर पास है, अगर गिवन लोड से कम है तो इसका मतलब आपका एजम्पशन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, आप दोबारा एक एजम्पशन लेंगे, दोबारा दूसरा मेंबर चूज करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया आपको ए ग्रॉस रिक्वायर्ड चेक करना है, ए ग्रॉस रिक्वायर्ड कितना आ रहा है, तो लोड के हिसाब से और अज्यूम सिग्मा एसी के हिसाब से आपको ए ग्रॉस रिक्वायर्ड आ जाएगा। अब हम लोग ये तो जान गए थे कि हम लोगों को अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा कि आपका कोई सा होल जो है वो रिवेट से फिल नहीं हो रहा है कंप्लीटली, तो हम लोग ए ग्रॉस जो रिक्वायर्ड आएगा इसी को हम लोग अपना फाइनल एरिया मानेंगे। इसका मतलब है कि जो ए ग्रॉस आपको यहाँ रिक्वायर्ड आ रहा है वो एरिया से ज्यादा या इक्वल का हम लोग एक मेंबर चूज कर लेंगे स्टील टेबल में से अपने। अब अगर हम लोग एग्जांपल के लिए मान लीजिए एंगल कंसीडर कर रहे हैं, एंगल के लिए आ गया फॉर एग्जांपल आपको 1400 mm स्क्वायर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, या तो 1400 mm स्क्वायर ही या फिर उससे थोड़ा ज्यादा का हम लोग एक सुटेबल एंगल चूज कर लेंगे स्टील टेबल से। स्टेप 2 क्या कह रहा है, चूज अ ट्रायल सेक्शन विद एरिया ग्रेटर देन और इक्वल टू ए ग्रॉस रिक्वायर्ड। जो आपका ए ग्रॉस रिक्वायर्ड यहाँ आया था, या तो उसके इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो, लेस नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको ये रिक्वायर्ड ही इस लोड के हिसाब से ये ए ग्रॉस रिक्वायर्ड है, तो इससे आप कम नहीं ले सकते। ठीक है, तो आप एक एरिया स्टील टेबल से चूज कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द चूजन मेंबर। अब आपके डिजाइन का क्वेश्चन है, मतलब आपको लोड गिवन है तो उसके साथ साथ आपको स्पैन भी गिवन होगा कि कितने मीटर के स्पैन में आप इस मेंबर को यूज करना चाह रहे हैं, तो उससे आपको L/R मिल जाएगा स्लेंडरनेस रेशियो।
आर आपको इस मेंबर के हिसाब से जो आप अभी चूज करेंगे उसके हिसाब से स्टील टेबल से मिल जाएगा आर मिनिमम, और एल आपका क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका टोटल लेंथ होगा तो टोटल लेंथ को आपको इफेक्टिव में बनाना पड़ेगा। कई बार आपको क्वेश्चन में इफेक्टिव टोटल लेंथ ही दे देता है, तो इफेक्टिव टोटल लेंथ का मतलब है कि वो इफेक्टिव लेंथ है। उस केस में आपको फिर वो आप जो भी टेबल डिस्कस कर रहे थे कि इसमें आपको किस तरह से कितना एल लेना पड़ेगा, वो आपको उस केस में नहीं करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना है कि आपको जो स्लेंडरनेस रेशियो आप निकालेंगे वो आप एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम निकालते हैं। यहाँ लिख देते हैं एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम। तो आर मिनिमम तो स्टील टेबल से मिल जाता है, एल इफेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि या तो उसमें एल इफेक्टिव लिखा होगा या नहीं तो अगर आपको टोटल लेंथ गिवन होगा तो आपको उसको कंडीशन के हिसाब से एल इफेक्टिव निकाल लेना है। फिर आपको क्वेश्चन में कंडीशंस भी गिवन होगा कि कौन सा एज है, उस हिसाब से आप निकालेंगे। अब आपका स्लेंडरनेस रेशियो निकल गया लैम्डा। हम लोग क्या करते थे अभी डिस्कस करते थे इसके पहले हम लोग कि सिग्मा एसी निकालना है तो एफ वाई और लैम्डा पे डिपेंड करता है, तो लैम्डा निकल गया है। एफ वाई हम लोग एज्यूम कर ही लेते हैं कि क्वेश्चन में कि 250 का हम लोग स्टील एज्यूम कर रहे हैं, तो उस केस में अब हम लोग को क्या करना है, डिटरमाइन एक्चुअल परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा, जो कि आपको लैम्डा पे डिपेंड करेगा, लैम्डा और एफ वाई पे। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल ओपन करेंगे, जो हमारा लैम्डा आया है और जो हम लोग एफ वाई एज्यूम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग एक एक्चुअल अपना परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा एसी निकाल लेंगे। अब हम लोगों को सिग्मा एसी मिल चुका है, ए हम लोग एक एज्यूम कर चुके हैं जो वैल्यू आपको ए ग्रॉस रिक्वायर्ड से ज्यादा आ रहा था। तो अब आप क्या करेंगे, लोड कैरिंग कैपेसिटी चेक करेंगे। उसके नेक्स्ट का स्टेप क्या है, कैलकुलेट द सेफ लोड टू बी कैरिड बाय द ट्रायल सेक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द एक्चुअल परमिसिबल स्ट्रेस बाय द एरिया ऑफ द सेक्शन। ये एरिया जो आप प्रोवाइड कर रहे थे, जो आप स्टील टेबल से ले रहे थे, ये सिग्मा एसी जो आप अभी एक्चुअली आप टेबल से ऑब्टेन किए थे, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो ये पता चल जाएगा आपको कि ये वाला सेक्शन जो आप चूज कर रहे हैं वो इस स्ट्रेस जो आपका एक्चुअल में आ रहा है उसके हिसाब से कितना लोड कैरी कर सकता है। अगर ये आपका ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन जो आपका आ रहा है अभी, ये जो आपका, इसको हम लोग कह देते हैं पी ऑफ द सेक्शन, और ये हम लोग जो क्वेश्चन में जो हम लोगों को गिवन रहता है वो रहता है लोड, कि इतना लोड आना है। अगर ये आपका लेस रहा पी सेक्शन से, इसका मतलब क्या होगा कि आपका लोड अगर 200 किलो न्यूटन को कैरी करना है और सेक्शन का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 210 किलो न्यूटन है, इसका मतलब है कि सेक्शन 210 तक कैरी कर सकता है, इसका मतलब है 200 कैरी कर सकेगा, इसका मतलब है कि ये सेक्शन जो है ये आपका पास हो गया। लेकिन अगर ये जो लोड क्वेश्चन में गिवन रहेगा 200 300 जो भी रहेगा, वो अगर आपका ग्रेटर आता है इस एज्यूम सेक्शन से, इसका मतलब है कि आपका लोड ग्रेटर है, आपका मेंबर जो है वो उससे कम ही लोड ले पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फेल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका 190 किलो न्यूटन आ गया तो आपका क्वेश्चन में 200 था और आपका इस सेक्शन और इस स्ट्रेस के हिसाब से 190 आ गया, मतलब ये सेक्शन फेल हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आप अपना एज्यूम्ड को आप जाके चेक करेंगे। आप अगर 65 लिए थे तो आप 70 लेंगे, उसके हिसाब से फिर आप अपने सारे एंगल फिर से आप चूज करेंगे। फिर आपका ए नेट ये चेंज हो जाएगा, ए ग्रॉस चेंज होगा तो आपका एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो आपका एल बाई आर रेशियो चेंज होगा। फिर उस लैम्डा के हिसाब से आप निकालेंगे नया आपका सिग्मा एसी, फिर आप ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक करेंगे कि ये 200 से एक्सीड कर रहा है कि नहीं। जो सा मेंबर 200 को पार करेगा वो वाला मेंबर ही पास होगा। यही आपका डिजाइन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करा है, इफ सेफ लोड कैलकुलेटेड इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द लोड कैरिड बाय द सेक्शन, द ट्रायल सेक्शन इज सुटेबल फॉर सिलेक्शन। जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो सेफ लोड आप कैलकुलेट किए हैं अगर वो ज्यादा आता है या एटलीस्ट इक्वल आ जाता है जो आपका लोड इन क्वेश्चन है, तो फिर वो सेक्शन जो आप चूज किए थे वो आपका सुटेबल है। तो आप लिख देंगे देयरफॉर प्रोवाइड सेक्शन जो आप चूज किए थे ऊपर इनिशियली, ठीक है। वो वहां पे आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये स्टेप। और उसके बाद आपको लास्ट में चेक करना है स्लेंडरनेस रेशियो, जो हम लोग टेंशन मेंबर के केस में भी करते थे कि परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो आपको वैल्यूज पता रहते हैं, विंड लोड रहेगा तो कितना होगा, अगर आपको नॉर्मल कॉम्प्रेशन मेंबर है तो कितना होगा, स्ट्रट है तो कितना होगा, आपको उसके हिसाब से चेक कर लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी तो इसका ठीक है बट लोड पड़ते ही आपको कॉम्प्रेस हो जा रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है तो ये आपको बकल कर जा रहा है, जैसे ये बकल कर जाएगा तो उसमें बेंडिंग आ जाएगा, फिर वो मेंबर फेल हो जाएगा। तो आपको ये वाला रेशियो जो है ये वैसे भी परमिसिबल लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये उससे कम ही होना चाहिए। अगर वो सब कुछ में पास हो गया और इससे अगर बियॉन्ड चला गया तो आपको तो भी फिर से वापस डिजाइन करना पड़ेगा। आप चाहे तो आप सारे कैलकुलेशंस को रहने दे सकते हैं और सिर्फ वहां पे जो सेक्शन आप चूज कर रहे थे, जिसका एरिया जो आप ले रहे थे, आप जस्ट उससे एक बड़ा वाला सेक्शन चूज कर लीजिए। तो जैसे ही आप बड़ा वाला सेक्शन चूज कीजिएगा तो उसका आर मिनिमम आपको ज्यादा हो जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन, तो ऑटोमेटिकली आपका स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो आपको इस लिमिट के अंदर में आ जाएगा। तो ये चेक करने में आपको पूरा स्टेप को रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप जो एरिया जो आप ले रहे थे, जैसे अगर आप ISA 100/100 ले रहे थे
और बाई 6 ले रहे थे, तो आप 100/100/8 को फिर ट्रायल ले सकते हैं यहाँ पे, और वहीं पे आप छोटा सा L/R कैलकुलेट करके फिर आप वहाँ पे बता सकते हैं कि ये पास हो रहा है या फेल हो रहा है। तो ये है आपका डिजाइन का स्टेप्स। ये आपको बहुत ज्यादा सिमिलर ही होते हैं, टेंशन मेंबर के केस में भी कुछ वैसे ही है, कुछ कंडीशंस आपको वैल्यूज आपको चेंज हो जाएंगे, कि जैसे आप उसमें टेंशन का केस लेते थे उसमें आपको कुछ वैल्यू चेंज था, इसमें आप कंप्रेशन ले रहे हैं तो सिग्मा एसी कैलकुलेट करने के लिए कोई वैल्यू चेंज हो गया, टेंशन के केस में ए नेट कैलकुलेट करने के लिए चेंज होता था, बट ओवरऑल आपका जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही वाला है। हर हाल में आपको ये याद रखना है, P = सिग्मा इंटू ए। अब टेंशन के केस में होगा तो T हो जाएगा, कंप्रेशन के केस में है तो C हो जाएगा। तो यही आपका सारा मेजर पार्ट थ्योरी का। इसको लेकर के ही हम लोग अब आगे अपने एक या दो क्लास कैलकुलेशंस के ऊपर रखेंगे। हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर से वही चीज करेंगे। आप अपने एक न्यूमेरिकल के क्लास को अटेंड कीजिए, उसके बाद आप अपने ट्रायल लीजिए, आप अपना बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, नोट्स आपको दे देंगे साथ में, उसमें से आपको जो आपके डाउट्स होते हैं उन डाउट से रिलेटेड फिर हम लोग अपना नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल का क्लास रखेंगे और उसमें उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कॉम्पिटिशन मेंबर को। अगर इनकेस नहीं हो पाएगा तो फिर जो भी क्लासेस जितने रिक्वायर्ड होंगे, 2 हो या 3 हो, उसमें हम लोग अब सिर्फ कॉम्पिटिशन मेंबर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और लास्ट में छोटा सा आपको बैटन्स क्या होते हैं और टेंशन स्प्लाइस, कॉम्पिटिशन स्प्लाइस क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करके हम लोग यूनिट 4 का अपना कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।